How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, Climate, Vegetations and Wildlife of Bharat. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss what is the climate and the weather of Bharat. Okay, let us start now. Weather is the daily state of the atmosphere. यहाँ तक कि जो वेदर है, मौसम है, वो क्या है? एक डेली है जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है ना? हमारी वायुमंडल का एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा पदार्थ है जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है. इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, विंड स्पीड, डायरेक्शंस and the amount of the precipitations in a place on a particular day or over a few days. यहाँ तक कि इसमें समाहित होता है तापमान, हवा की गति, डायरेक्शंस, दिशा, और यहाँ तक कि ऐसी विशेष अंतराल के आधार पर जब मौसम बदलता है या फिर उसको एक पर्टिकुलर रूप से उसमें कुछ ना कुछ अंतर आता है, उसी को हम वेदर कहते हैं. ओके, क्लाइमेट, जलवायु. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस. यहाँ तक कि जो जलवायु है वो एक औसतनी रूप से मौसम के अनुसार बदलती है. प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. यहाँ तक कि वह एक लंबे अंतराल के बाद जब यह बदलता है उसको हम जलवायु मीन क्लाइमेट कहते हैं. The climate of the country plays a major role in the shaping up the lifestyle of the people. जलवायु हमारे लोगों पर सबसे प्रमुख प्रभाव डालती है रहन सहन के मामले में. एंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, यहाँ तक कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी इम्प्रूव या डिक्रीज करने में क्लाइमेट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है. भारत is under the influence of the monsoon winds. जिस तरह भारत में जो मानसून आते हैं, मानसून चलता है, उसी के आधार पर जैसे जैसे लोगों का रहन सहन बदलता है, उसी तरह therefore the climate of the Bharat is generally called the tropical monsoon climate. इसीलिए उसे वास्तविक रूप से उष्ण जलवायु परिवर्तन कहा जाता है. ओके, नंबर फर्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइंस क्लाइमेट. फैक्टर्स डिटरमाइन क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ द भारत इज डिसाइडेड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स. लेट्स स्टडी अबाउट दैम. नंबर फर्स्ट, लैटिट्यूड. द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर डांस थ्रू द मिडिल ऑफ द भारत एंड द डिवाइड्स इनटू टू हाल्फ्स. यहाँ तक कि जिस तरह 23.5 डिग्री पर नॉर्थ साइड में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा गुजरती है जो भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, द नॉर्थन पार्ट्स लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन, जिसे हम उप उष्ण जोन के नाम से जानते हैं, एंड द साउथर्न पार्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन. ओके, द टेम्परेचर इज जनरली हाई ऑल ओवर द कंट्री. उस समय इन दोनों जोन में सबसे ज्यादा हवा का, जलवायु का दबाव बना रहता है, एक्सेप्ट इन द विंटर मॉन्थ. इसी को हम सर्दियों की ऋतु या सर्दियों के महीने कहते हैं. जब मौसमी विंटर सीजनल होता है तो हवा का दबाव भी बहुत ज्यादा उष्ण होता है और तीव्र होता है. नेक्स्ट, एल्टीट्यूड. द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट्स एल्टीट्यूड. यहाँ तक कि जब तापमान एल्टीट्यूड देशांतर रेखा पर आधारित होता है तब द टेम्परेचर डिक्रीज विद द राइज इन एल्टीट्यूड. सो धीरे धीरे जो तापमान होता है वो घटता चला जाता है. प्लेसेस लोकेटेड ऑन द माउंटेन आर कूलर. तब उस समय क्या होता है कि जो माउंटेन अर्थात ऊंचे स्थान होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं. देन द प्लेस लोकेटेड ऑन द प्लेन्स ड्यूरिंग द समर. और गर्मियों के दौरान जो समतल मैदान होते हैं वो गर्म हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल
Hill stations like Shimla, Ooty, Nainital, etc. enjoy cool climate even during the hot summer month. यहाँ तक कि और गर्म महीनों में जो ऊंचे प्रदेश होते हैं वो और भी ज्यादा गर्म ठंडी हो जाते हैं और जो समतल क्षेत्र होते हैं वो और ज्यादा गर्म हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी. The area close to the sea have moderate climate. यहाँ तक जैसे जैसे समुद्र से दूरी बनती जाती है वैसे वैसे तापमान में आर्द्रता नमी का प्रभाव बढ़ता चला जाता है. But as one moves away from the sea, जब वह समुद्र से घूमते हुए चलता है, the temperature rise and the climate change to extreme type, तो यह जलवायु में एक नया परिवर्तन ला देता है. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई बीन्स द कोस्टल हैव समवॉट, जिस तरह मुंबई एक समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, उसी तरह मॉडरेट एंड द मोर इक्विलिब्रियम क्लाइमेट, वहां पर मुख्य रूप से 12 महीने एक मॉडरेट एक सीमित तापमान रहता है, ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है. बट दिल्ली इज द एक्सट्रीमली हॉट, लेकिन दिल्ली समुद्र से दूर होने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी का तापमान बना रहता है कंपेयर टू मुंबई. ओके, दिस इज बिकॉज दिल्ली इज द फार अवे फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सी. नेक्स्ट है विंड्स. विंड्स आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ भारत. वायु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्ले रोल करती है भारत की जलवायु को बनाने में. देयर इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान बदलता जाता है, एंड द एयर प्रेशर बिटवीन द टू रीजन, उसी तरह हवा का दबाव भी दो प्रदेशों पर सबसे ज्यादा पड़ता है. एयर चेंजेस इस डायरेक्शन, यहाँ तक कि हवा जब बदलती है तो उसकी दिशा भी बदल जाती है. दिस मूवमेंट ऑफ एयर, इसी हवा के मूवमेंट को हम विंड कहते हैं. ड्यूरिंग समर नॉर्थ भारत एक्सपीरियंस हॉट एंड द ड्राई विंड्स फ्रॉम द वेस्ट. यहाँ तक कि गर्मियों में मुख्य रूप से गर्म और उष्ण भरी हवा चलती है इन द विंटर, लेकिन सर्दियों में नॉर्थ भारत रिसीव द कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ, कि उत्तर और पश्चिम से आने वाली हवा बहुत ज्यादा ठंडी और मॉडरेट होती है. ओके, ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के दौरान द मानसून विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट ब्लो फ्रॉम द सी. गर्मियों के दौरान जो हवा होती है वो दक्षिण और पश्चिम समुद्र के किनारों से होते हुए लैंड ब्रिंग हैवी रेन, अपने साथ जब धरती की तरफ आती है अर्थात धरातल की तरफ आती है, जिनमें बहुत ज्यादा मोस्ट पार्ट ऑफ द भारत जिसमें बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बारिश का दबाव बना रहता है. नेक्स्ट, इन विंटर्स द नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो उत्तरी और पूर्वी मानसून में जब हवा चलती है फ्रॉम द लैंड टू सी, वो जमीन से समुद्र की तरफ चलती है. इन विंटर्स में जमीन से समुद्र की तरफ चलने वाली हवा को वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड होती है एंड ड्राई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड भी कहते हैं. नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन. माउंटेन्स की डायरेक्शन, द हिमालयस स्टैंड एज द शील्ड अगेंस्ट द कोल्ड विंड कमिंग. और ऐसा लगता है जो हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, जब बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलती है, ऐसा लगता है यह उनकी रोकथाम करने के लिए खड़ा है. दे एक्ट एज द नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द रेन बियरिंग मानसून. यहाँ तक कि जब अधिक मात्रा में मानसून आते हैं तो ऐसा लगता है जो हिमालय की जो पहाड़ी है वो एक प्राकृतिक बैरियर का काम करती है, जिससे अधिक मात्रा में मानसून इधर न आए. And from going out of the Bharat and the force and the cause have rainfall in the country, और जिससे अधिक दबाव के कारण वो ज्यादा ऊंचे नहीं उठ पाते और हिमालय रेन से टकरा कर ही वापस लौट जाते हैं, भारत में अंदर एंटर नहीं कर पाते. विदाउट द माउंटेन बैरियर
the cold winds from the north would have the turned Bharat into the cold region. उसी तरह सर्दियों में आने वाली ठंडी हवा भी जब इन्हीं माउंटेन से टकराती है, वापस ठंडे प्रदेशों में लौट जाती है, वह भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, अर्थात थोड़ी बहुत प्रवेश करते हैं, जिससे हमारे भारत का जो क्लाइमेट है वो एक अनुकूल बना रहता है, ना ज्यादा सर्दी, ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा बारिश और ना ज्यादा सूखा। सभी की स्थिति इक्वल बनी रहती है, क्योंकि हमारी भारत में जो नॉर्थ में जो हिमालय रेंज है वो एक नेचुरल बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट है सीजन्स ऑफ भारत। There are the 4 major seasons in भारत। नंबर फर्स्ट कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर सीजन कहते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर सीजन कहते हैं, मानसून सीजन जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, एंड द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। ओके, नंबर फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन। द कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन इन भारत begins in the middle of November and the last till February। यहाँ तक कि यह भारत में सर्दी की जो शुरुआत होती है, सर्दी का जो मौसम होता है वो मिड नवंबर से लेकर फरवरी की मध्य रहता है। ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर और जनवरी में द नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी कोल्ड। नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, with an average temperature ranging between 10 degree Celsius to 15 degree Celsius। यहाँ तक इनका तापमान लगभग इतना ठंडा हो जो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो जाता है। बट द साउथर्न भारत इज नॉट वेरी कोल्ड, लेकिन दक्षिण भारत इतना ठंडा नहीं होता। ड्यूरिंग दिस टाइम विद एन एवरेज टेम्परेचर, यहाँ पर सर्दियों में भी, विंटर सीजन में भी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका जाता है। इट इज बेस्ट बिकॉज ऑफ द सी इन्फ्लुएंस, क्योंकि दक्षिण में समुद्र किनारे होने के कारण यहाँ पर अधिक ठंड नहीं पड़ती। नेक्स्ट द हॉट वेदर सीजन। द हॉट वेदर सीजन और द समर सीजन इन द भारत। हॉट वेदर सीजन या फिर गर्मी ऋतुओं में भारत में शुरू होता है मार्च से कंटिन्यू मई तक। मार्च से मई के मध्य जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, हॉट वेदर सीजन होता है। इन सम प्लेसेस इट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ जून, और कभी कभी कुछ स्थानों पर यह जून तक भी चला जाता है। नॉर्थ एंड द नॉर्थर्न वेस्ट भारत आर द हॉटेस्ट रीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। यहाँ तक कि उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी का अधिक तापमान इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अबव 45 डिग्री हॉट। यहाँ तक कि लगभग यहाँ पे सबसे अधिकतम तापमान 45 डिग्री गर्मी में पाया जाता है। द डस्टी विंड, बड़ी सूखी और धूल भरी हवा चलती है जिसे हम लू कहते हैं। लू ओवर ब्लो द नॉर्थर्न प्लेन्स। लू केवल उत्तरी भारत में चलने वाली एक हवा है। नेक्स्ट है द मानसून सीजन। द मानसून सीजन और द रेनी सीजन इन द भारत बिगिन इन जून एंड द कंटिन्यूज टिल सितंबर। यहाँ तक कि जून से लेकर सितंबर के मध्य होने वाले मौसम को या ऋतु को हम वर्षा ऋतु कहते हैं। The monsoon winds from the भारतीय ओशियन enter from the southwest to भारत। यहाँ तक कि यह पश्चिमी भारत में दक्षिण पश्चिम की दिशा से प्रवेश करती है। They blow from the seas, यह समुद्र की तरफ से बहती है। And the cause heavy rainfall, और भारत में बहुत अधिक मात्रा में बारिश करती है। These winds are called the advancing monsoon। इसी को हम इस तरह की वायु को एडवेंसिंग मानसून भी कहते हैं। Most of the Bharat receive rainfall during the monsoon seasons. Okay. Next is the retreating monsoon. Retreating monsoon क्या है? The monsoon starts retreating during the month of October and November। यहाँ तक कि जो retreating monsoon है वो अक्टूबर से नवंबर महीने में होने वाला मानसून है, ऋतु है। The southwest monsoon retreats or the withdraws। यहाँ तक ही है दक्षिण पश्चिम मानसून से शुरू होकर नॉर्थ भारत तक रहता है।
is called the retreating monsoon, और जब इसमें पुनः सर्दी, गर्मी, बरसात आदि चीजें शुरू होती हैं, उसी को हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। रिट्रीटिंग मानसून ब्लोस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड ब्रिंग्स हैवी टू द मॉडरेट रेनफॉल। इसमें उत्तर पूर्व की तरफ से आने वाली हवा बहुत तीव्र गति से बारिश करती है। एंड द कोस्टल तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो दक्षिण क्षेत्रों में पाई जाती है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन भारत इज वेरी अनइवन। यहाँ तक कि भारत में जो रेनफॉल का जो औसत है वो समान नहीं है। इट रेंजेस फ्रॉम वेरी हाई टू वेरी लो। कभी कभी तो बारिश का औसत बहुत कम और कभी कभी बहुत ज्यादा चला जाता है। और लिसन टू नो दैट एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी बारिश का औसतन रूप से समान नहीं है। एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर। लगभग कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बारिश अधिक होती है, जहां पर बारिश का औसतन रूप से लगभग 200 सेंटीमीटर नापा गया है। द वेस्टर्न घाट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड द साउथर्न स्लोप्स और द ईस्टर्न हिमालयस mainly receive heavy rainfall. Masinram, a place in the Meghalaya, received the heaviest rainfall of about 1142 centimeter per year. Okay. Next now, area of the moderate temperature. Moderate rainfall between 200 to 200 centimeter. The region of the West Bengal, Eastern Uttar Pradesh and the Bihar, state of Punjab, Odisha and the Madhya Pradesh receive moderate rainfalls. East coast of the Tamil Nadu and the eastern slope of the Western Ghat are receive moderate rainfalls. Okay. Next are areas of the low rainfall between 100 to 50 centimeter. Most of the Deccan Plateau, Gujarat and Eastern Rajasthan, Haryana, West Uttar Pradesh and the Northern Punjab are the areas which receive low rainfalls. Okay. Next are areas of the scanty rainfall. Kutch and the Western Rajasthan, Southern Haryana and the Southwest Punjab, Ladakh in Kashmir and the Lahul Spit in Himachal Pradesh are the area which receive scanty rainfall. Okay. Next are natural vegetation. Natural vegetation, प्राकृतिक वनस्पति. Natural vegetation is the trees and the plants that grow naturally without human interference or help. Due to varied climate conditions and the soil, the natural vegetation of the Bharat can be classified into 5 major types. यहाँ तक कि नेचुरल वेजिटेशन को सॉइल के आधार पर डिपेंडेबल किया गया है, क्योंकि जो भारत की जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ है, उसी के आधार पर प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न 5 प्रकार से बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। These forests are found in the अंडमान। ये इस तरह की वनस्पति मुख्य रूप से अंडमान में पाई जाती है एंड द निकोबार आइलैंड में, उड़ीसा, पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वेस्ट बंगाल एंड द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। They get more than 200 सेंटीमीटर ऑफ द एनुअल रेनफॉल। यहाँ पर सबसे ज्यादा, भारत की सबसे ज्यादा बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश का एवरेज पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा घनी वनस्पति पाई जाती है। ओके, इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। यहाँ तक कि यहाँ पर पूरे साल
जो वृक्ष होते हैं वो और भी ज्यादा घने और जिनकी भी बहुत ज्यादा छोटी छोटी पत्तियों से भरे होते हैं। दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड दे कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। जब यहाँ पर पूरी साल बारिश होती है तो इनके पेड़ों को, इस तरह यहाँ के पेड़ों को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहती है, जो प्रत्येक साल पूरे साल हरे भरे रहते हैं। महोगनी उनमें मुख्य रूप से वृक्ष है महोगनी, चिनकोना, वाइल्ड रबर, बैम्बो, इबनी एंड द रोजवुड यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल deciduous forest. These forests are also called monsoon forest. इस तरह के वनों को मानसून फॉरेस्ट वन भी कहते हैं, क्योंकि मानसून ये वन जो होते हैं ये मानसून पर आधारित होते हैं। They are found in, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में एंड द मोस्ट ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स में। These forests gets एनुअल रेनफॉल। यहाँ पर इन वनों में बारिश का औसत लगभग 100 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। ऑल द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, मुख्य रूप से ये जो पेड़ होते हैं ये शेडी छायादार होते हैं, घने होते हैं और ये भी एवरी ईयर प्रत्येक साल हरे भरे बने रहते हैं। यहाँ तक इनमें मुख्य रूप से साल, पीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड एंड द बैम्बो are the important tree found here. Okay. Next are thorn forest. यहाँ तक कि thorn forest में क्या पाया जाता है? These forests are found in Deccan Plateau. Example हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। एंड get rainfall जहाँ पर 100 से 50 सेंटीमीटर के मध्य बारिश होती है, जहाँ पर बारिश का कम औसत होने के कारण वहां पर कंटीली थॉर्नी बसेस ज्यादा पाए जाते हैं। उसी तरह इनमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं कीकर, आसिया, पाल्म, डेट, थॉर्नी, बशेस, बैम्ब, बबूल एंड द स्क्रब्स आर फाउंड हियर। द थॉर्नी और द waxy leaves of the plants help reduce the loss of water. Okay. Next, the mountainous forest. The mountains have a वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो वनस्पति पाई जाती है वो एक बड़े आकार पर पाई जाती है। ड्यू टू देयर वेरी एल्टीट्यूड, क्योंकि इसका जो देशांतरीय रेखा होती है उसी के आधार पर जब इस पर्वतीय क्षेत्र की वनस्पति पाई जाती है तो द कॉनिफरस ट्री उनमें मुख्य रूप से है कोणधारी वन पाए जाते हैं, जैसे पाइन, फिर सीडर और द स्पारस। सब ट्रॉपिकल हिल वेजिटेशन, ये कोणधारी जितने भी वन वृक्ष होते हैं वो सब पर्वतीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। उनमें मुख्य रूप से है चीड़, कैश्यू वुड एंड द ओक आर द फाउंड हियर। shrubs, scrubs, grass and the mass are also found on very high altitudes. Okay. Next step, tidal forest. These forests are found almost all along the eastern Ghat. यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र पर मुख्य रूप से ये वनस्पति पाई जाती है। They are found in the large number in the deltas of Ganga. जहाँ पर गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदियां डेल्टा बनाती हैं, वहां पर इन्हीं सुंदर डेल्टा होने के कारण वहां पर घनी वनस्पति पाई जाती है। These forests are known as the mangrove forest. इस तरह के वनों को मैनग्रोव वन कहते हैं। The most extensive tidal forest is in the गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इस तरह के वन मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य पाए जाते हैं, It's called the सुंदरबन डेल्टा। इसी प्रकार के वनों को हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष उगते हैं जिसे हम सुंदरी ट्रीज भी कहते हैं। The forests are often flooded by the sea tides in the routine manner, और कभी कभी अधिक पानी के बाढ़ के कारण भी ये पेड़ भी इसमें सागर में बह भी जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस मैनी वेज। वनों का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। दे प्रोवाइड अस मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, पेपर, फ्यूल, मेडिसिन एंड द fodder. Okay, they check soil erosions, control floods and the maintain balance in the nature. यहाँ तक कि जो ये पेड़ होते हैं, प्रकृति वनस्पति होती है, यह रोकती है किसको? मृदा अपरदन करने से, बाढ़ लाने से और अन्य प्रकृति में संतुलन बनाने से सब पर सहायक होती हैं। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक ये जो वृक्ष होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं एंड द रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दैट इज द एसेंशियल। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा आवश्यक है मनुष्य को, ह्यूमन को जीवित रखने के लिए। ओके, ऑल द स्पाइसेस इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यहाँ तक कि जो और भी मानव जाति है वो सभी पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण करना चाहिए। कैसे? वी मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट, हमें उसको वनों को कंजर्व करना चाहिए, मतलब संरक्षित करना चाहिए। वी शुड अवॉइड डिफोरेस्टेशन एंड द प्रमोट एफ्रोटेशन, यहाँ तक कि हमें वनों को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। वी कैन प्रमोट एफ्रोटेशंस बाय द ऑर्गेनिज्म वन महोत्सव, यहाँ तक कि हमें वनों का पुनरीकरण करना चाहिए जिसे हमें वन महोत्सव कहना चाहिए। इन्वॉल्विंग लोकल पीपल एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, और हमें आसपास के लोगों को अवेयर जागरूक करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना शुरू करना चाहिए। द ऑर्डर टू द मैनेज एंड द प्रोटेक्ट भारत फॉरेस्ट, a forest research institute has been set up at Dehradun. Okay. Next है wildlife. भारत is rich in the wildlife sources. भारत मुख्य रूप से वाइल्ड लाइफ संसाधन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा रिच है, धनी है। There are the more than 75,000 species of animals. यहाँ पर लगभग 75,000 प्रजातियां पाई जाती है जानवरों को, एंड द several thousand species of birds, reptiles and insects. Okay? Elephants are the found in large numbers in नीलगिरी. एलिफेंट सबसे ज्यादा इन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं? नीलगिरी, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका एंड द केरला में सबसे अधिक पाए जाते हैं। The rhinoceros is a protected animal found in the sanctuaries and National Park of Assam. Tigers are found in the foothills of the Himalayas. यहाँ तक कि जो चीता है वो क्या है? हमेशा हिमालय के फुटहिल्स पर पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा is a natural habitat of the Royal Bengal tiger. यहाँ तक कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो इतना सुंदर होने के कारण वहां पर सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। बट द एशियाटिक लायन इज फाउंड मेनली इन द गिर नेशनल पार्क इन सुश्रुता, गुजरात। गिर नेशनल पार्क इन सौराष्ट्र, गुजरात। यहाँ तक कि जो एशियाटिक लायन है वो मुख्य रूप से गिर नेशनल पार्क में गुजरात में पाए जाते हैं। भारत हैज ग्रेट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक मंकी। भारत में अन्य प्रजाति भी हैं जैसे जंगली जानवरों की, जैसे मंकी, बियर, वॉल, जियर एंड जैकार, etc. There are the several hundreds of the species of snakes like cobras, pythons, etc. There are also a large variety of birds such as peacocks, parrots, eagles and kingfishers. Other common birds like मैना, geese, bulbul and the ducks are also found in the large numbers. Okay, conservation of the wildlife is equally important as it is our national heritage. यहाँ तक नेशनल हेरिटेज के लिए, राष्ट्रीय विरासत के लिए सबसे ज्यादा जो
हमें कंजर्व करना चाहिए वो क्या है, हमारा वाइल्ड लाइफ। टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ मैनी नेशनल पार्क्स इन द सेंचुरीज हैव बीन सेट अप। हमें बहुत सारे तरह तरह के अभ्यारण्य सेटअप करने चाहिए जिससे कि हम अपनी नेशनल हेरिटेज वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। प्रोजेक्ट टाइगर, Project Rhino and the Project Elephant have been launched to protect the animals from illegal hunting and the extinctions. The government has banned the killing of the wild animals. Okay, then yes, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.